हेलो, आवाज आ रही है सभी को? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हम आज स्मॉल कॉन्सेप्ट का बचा हुआ जो बुकलेट है वो डिस्कस करेंगे। तो गेट इक्विप्ड टू जेई मेंस वाला पार्ट हम डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 33 तक डिस्कस कर लिया था, अब आगे कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा वेट कर लेते देन स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34, which of the following sample contains 2 into 10 raised to 23 atoms? तो 2 into 10 raised to 23 atoms मतलब डिवाइड बाय 6 into 10 raised to 23 मोल्स, है ना?
ऑफ एटम, हम बोल सकते हैं 1/3, ठीक है। सो 1/3 मोल्स एटम किस में होंगे, हमें वो देखना है। तो ए ऑप्शन जो है उसमें क्या है, ए ऑप्शन में है 8 ग्राम O2। 8 ग्राम O2 में कितने हैं यार मोल्स, तो 8/32 मोल्स हो गए O2 के, है ना। 8/32 मोल्स हो गए किसके, O2 के। हमें किसके मोल्स देखने हैं, एटम के मोल्स देखने हैं, ठीक है। कितने मोल्स हैं ऑफ मॉलिक्यूल, अगर मोल्स ऑफ एटम देखने हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। ओके, सो ये तो 1/2 आया, ऑब्वियसली मैच नहीं करेगा। बी ऑप्शन में क्या है, 3 ग्राम ऑफ बी। सो 3 ग्राम ऑफ बी, बी जो है, अब यहाँ पर बी जो है ऑब्वियसली मोनो एटॉमिक, मतलब उसके मॉलिक्यूल में एक ही एटम है। तो इसका क्या करेंगे, तो 3 डिवाइड बाय इसका मोलार मास, ठीक है। इसका मोलार मास क्या होता है, 9 होता है। तो इतने मोल्स हो गए, मोल ऑफ एटम दैट इज नथिंग बट 1/3। ऑब्वियसली ये करेक्ट आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, बट बाकी भी चेक कर सकते हैं। तो सी जो है उसमें क्या है, 8 ग्राम ऑफ कार्बन, तो ये भी हमारे पास एटम सी है। 8/12 मोल ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट 2/3। एंड लास्ट जो है वो है हमारे पास 19 ग्राम ऑफ F2। सो 19 डिवाइडेड बाय मोलार मास 38 होता है, तो ये मोल्स हो गए ऑफ मॉलिक्यूल। तो एटम के कितने हो जाएंगे, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स करेंगे तो 1 मोल ऑफ एटम हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 35, simplest formula of compound containing 20% X and 80% Y। तो देखो हमें दोनों का परसेंटेज दिया है, तो इसका 20 दिया है, इसका 80 दिया है। नेक्स्ट वाले में मोलार मास, तो इसका 10, इसका 20, डिवाइड करेंगे तो 20/10 इज 2, 80/2 इज 4। तो ऑब्वियसली ये सिंपलेस्ट रेशियो आ गया, ठीक है। अच्छा, आगे हमने क्या बोला था कि जो लिस्ट है उससे डिवाइड कर सकते हैं। तो लिस्ट यहाँ पर 2 है, तो उससे डिवाइड किया तो 1 आ गया, एंड 4/2 किया तो 2 आ गया, ठीक है। तो दैट इज होल नंबर रेशियो। तो फॉर्मूला क्या हो गया, X/2। ओके, नाउ देन क्वेश्चन नंबर 36। At room temperature and pressure, 2 flasks of equal volume are filled with H2 and SO2 respectively। तो रूम टेम्परेचर है, ठीक है, और प्रेशर, मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम है और दोनों का प्रेशर भी सेम है। इसके अलावा वॉल्यूम भी सेम दे रहा है। तो एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग दोनों में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ, इक्वल वॉल्यूम contains equal number of molecules of gas at same pressure and temperature, ठीक है। तो प्रेशर दोनों का अगर सेम है और टेम्परेचर भी अगर दोनों गैसेस का सेम है, तो इक्वल वॉल्यूम वाले कंटेनर में मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, इक्वल, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ यहाँ पर, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 37। Chlorophyll contains 2.68% of magnesium by mass। दस एवोगैड्रो लॉ आगे आएगा गैस स्टेट चैप्टर में, बट ये पहले तुमने पढ़ा होगा, 10th से पहले आया होगा कहीं तो।
इसके अलावा हमने जब डिस्कशन कर रहे थे FVO का तो वहां पर भी बताया था, फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव डिस्कशन में भी बताया था। रूम टेम्परेचर ना तो NTP है ना STP है, ये अलग ही कंडीशन है। हाँ, नाउ 37 क्लोरोफिल कंटेन्स 2.68% मैग्नीशियम बाय मास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम। तो देखो फॉर्मूला हमने बताया था। नाउ अच्छा, क्लोरोफिल का वैसे टोटल वेट कितना दिया है 3 ग्राम, तो वेट ऑफ मैग्नीशियम क्या हो जाएगा यार? वेट ऑफ मैग्नीशियम जो है वो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2.68 डिवाइड बाय 100। कितना ग्राम हमारे पास मैग्नीशियम हो गया? नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम क्या होगा डिवाइड बाय इसका मोलार मास। इसका मोलार मास होता है 24, तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। तो नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Mg के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय Na कर देंगे, मीन 6.02 इंटू 10⁻23। तो क्या आ जाएगा इधर से? ये अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स, देन ये कितने टाइम्स हो गया? तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आंसर आ गया यहाँ से 2.01 इंटू 10⁻21। ओके, तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आइटम्स आ गए मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 38, what is the total number of atoms present in 25 milligram of camphor? तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, तो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? इट इज 25 मिलीग्राम, तो मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया एंड देन डिवाइड बाय मोलार मास। तो मोलार मास इसका क्या है? 120 प्लस 16 प्लस 16 कितना हुआ? So 25 into 10⁻³ डिवाइड बाय 152। ओके, सो ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए। तो नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय Na। तो अप्रोक्सीमेटली देखो ये क्या है 6.02 इंटू 25 हो गया, अप्रोक्सीमेटली 150 हो गया। 150 से थोड़ा सा छोटा हुआ, तो ये 0.9 इंटू 10⁻20 आ जाएगा। ये इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻90। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो है वो करेक्ट है, 9.89 इंटू 10⁻90। क्वेश्चन नंबर 39, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द टेलुराइड आयन जिसका एटॉमिक नंबर 52 है। अब देखो एटॉमिक नंबर 52 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो कितने हैं? 52। ठीक है, और 2 नेगेटिव आयन है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गए ना। पहले मतलब जब ये न्यूट्रल रहा होगा तो 52 क्या रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। लेकिन अभी नेगेटिव आयन है, तो कितना नेगेटिव? इस पे 2 नेगेटिव, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गए। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 52 तो पहले से थे, 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो कितना हो गया? 54। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 40, so an ore contains 1.34% of mineral argentite Ag2S by weight। तो हमारे पास और है, उसमें Ag2S जो उसका परसेंटेज 1.34%। और क्या होता है? और में मतलब इम्प्योरिटी भी होती है, तो Ag2S के अलावा कुछ इम्प्योरिटी नहीं होती।
हाउ मेनी ग्राम ऑफ द ओर वुड हैव टू बी प्रोसीड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन 1 ग्राम ऑफ प्योर सॉलिड सिल्वर। तो देखो हमारे पास Ag2S से Ag बनेगा, ठीक है। नाउ अगर मैं ओर का वेट x ले लेता हूँ, ठीक है, वेट ऑफ ओर क्या ले लेता हूँ x, वेट ऑफ ओर अगर x ले लिया तो Ag2S का वेट कितना हो गया 1.34 बाय 100 इंटू x ग्राम, ठीक है। तो अब देखो POAC लगा सकते हैं हम Ag पर, POAC ऑन Ag, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ag2S इंटू 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ag इंटू 1। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ag2S क्या हो गया 1.34 अपॉन 100 इंटू x, या वेट हुआ डिवाइड बाय मोलार मास करेंगे। तो व्हाट इज मोलार मास, तो Ag का होता है अपने पास 108, तो 2 टाइम्स किया तो 216 एंड सल्फर का 32, सो ये 248 आ गया आई थिंक, इंटू 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ag क्या है, Ag का वेट आना चाहिए 1 ग्राम, तो 1 डिवाइड बाय इसका मोलार मास इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, इधर से आ रही है 85.68 आ रही है। ओके, सो 85.68 ग्राम, तो ये होना चाहिए और का वेट, इतना ग्राम हमें और लेना पड़ेगा, तब जाके Ag जो है वो क्या मिलेगा 1 ग्राम मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, hydrogen evolved at NTP on complete reaction of 27 gram of Al with excess of aqueous NaOH would be, so twice Al plus twice NaOH plus twice H2O gives twice NaAlO2 plus 3H2। तो अब देखो NaOH एक्सेस में है, लिमिटिंग कौन होगा, Al लिमिटिंग होगा, तो इसका 27 ग्राम मतलब कितना मोल हो गया 1 मोल हो गया ना, तो इसका 1 मोल जो है एनटीपी पर H2 का कितना वॉल्यूम बनाएगा ये बताना है, ठीक है। तो पहले तो देखो कि यार 2 मोल से 3 मोल बनता है ना, 2 मोल एल्यूमिनियम से 3 मोल H2 बनता है ना, तो 1 मोल से कितना बनेगा 3/2 मोल। तो हमारे पास एल्यूमिनियम के 3/2 मोल आ गए, सॉरी हाइड्रोजन गैस के 3/2 मोल आ गए, तो 3/2 मोल का वॉल्यूम कितना होगा 3/2 इंटू 22.4 लीटर, तो कितना आ गया, दिस इज 3 इंटू 11.2, ये हम बोल सकते हैं 33.6 लीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाए। तो ये हो गया गेट इक्विप टू जेई मेन वाला पार्ट। नाउ चलते विंडो टू जेई मेन पर। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following concentration factor is affected by change in temperature। तो मोलरिटी जो है चेंज हो जाता है, ठीक है, मोलरिटी इज चेंज ऑन
changing temperature because of change in volume ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो हम जब टेम्परेचर चेंज करेंगे ना, तो हमारे पास क्या है, वॉल्यूम जो है वो चेंज हो सकता है। तो अगर वॉल्यूम चेंज हो जाएगा तो ऑब्वियसली क्या है, मोलरिटी चेंज। ठीक है, तो टेम्परेचर चेंज करने पर वॉल्यूम चेंज हो सकता है। तो वॉल्यूम किस किस कॉन्सेंट्रेशन टर्म में आ रहा है, वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मोलरिटी जो है उसमें आता है वॉल्यूम। तो ऑब्वियसली मोलरिटी जो है वो चेंज हो जाएगा अगर हम टेम्परेचर चेंज करें। और सेकंड में क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन 560 ग्राम ऑफ Fe इज। तो 560 ग्राम ऑफ Fe में देखो क्या होगा, 560 डिवाइड बाय 56 मोल्स हो गए, मतलब 10 मोल्स। तो 10 मोल्स एटम और किसमें, तो 70 ग्राम ऑफ N में क्या है, 70 ग्राम ऑफ N में 70 डिवाइड बाय नाइट्रोजन का मोलार मास 14 होता है, तो मोल्स ऑफ एटम हो गए, मतलब 5 हो गए। ठीक है, तो 5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम है। इसके अलावा 20 ग्राम ऑफ एच, तो 20 ग्राम ऑफ एच में क्या है, 20 डिवाइड बाय मोलार मास 1, तो इतने मोल्स ऑफ एटम है, मतलब कितने हैं, 20। तो क्या बोल रहा है कि ए ऑप्शन में क्या बोल रहा है, ट्वाइस दैट ऑफ 70 ग्राम ऑफ एन। बिल्कुल करेक्ट है, इसका 2 टाइम्स ही है ना, 5 का 2 टाइम्स ही है। इसके अलावा हाफ ऑफ 20 ग्राम ऑफ एच, तो 20 ग्राम ऑफ एच में कितने मोल्स हुए, 20 मोल्स, तो ऑब्वियसली उसका हाफ मोल है हमारे पास। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, in an organic compound of molar mass 108 gram per mole, carbon, hydrogen, nitrogen atoms are present this ratio by weight। तो ये जो रेशियो दिया है वेट का दिया है। ओके, तो वेट का रेशियो क्या है, वेट रेशियो इज 9, 1 एंड 3.5। ठीक है, तो मोल्स का रेशियो क्या हो जाएगा, डिवाइड में क्या कर देंगे, मोलार मास कर देंगे। ठीक है, तो मोल्स रेशियो क्या आएगा, डिवाइड बाय मोलार मास। कार्बन का क्या है, 12, हाइड्रोजन का 1 एंड नाइट्रोजन का डिवाइड बाय 40। ठीक है, तो क्या है, 3/4 ना, एंड ये कितना है, ये 1/4 हो गया, है ना। तो 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल रेशियो क्या आ गया है, 3:4:1 आया है क्या। तो 3:4:1 हो गया, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला इज C3H4N। ठीक है, सो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या हुआ, 54। तो एन की वैल्यू क्या आ गई, 108/54, दैट इज 2। सो मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3H4N मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज C6H8N2। ओके, तो ये हमारे पास मॉलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा। दैट्स बेसिकली, ये वेट का रेशियो है ना, तो ये वेट ही दिया है काइंड ऑफ, एक तरह से वेट दिया है। अगर हम टोटल वेट मान लो कितना अज्यूम कर लें, 13.5 ग्राम टोटल वेट अगर हमने लिया, तो 13.5 ग्राम में 9 ग्राम क्या हो गया, कार्बन हो गया, 1 ग्राम क्या हो गया, हाइड्रोजन, एंड 3.5 ग्राम क्या हो गया,
3.5 ग्राम क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया। या फिर चलो वो अज्यूम मत करो, तुम क्या अज्यूम कर सकते हो, इसका मान लो 9 ग्राम अज्यूम कर लो, इसका 1 ग्राम अज्यूम कर लो, और इसका 3.5 ग्राम। ठीक है, सो हर एक का वेट मिल गया। तो वेट मैंने लिखवाया था ना टेबल में भी कि वेट को किससे डिवाइड करना है, मोलार मास। परसेंटेज दिया हो या वेट दिया हो, उसको मोलार मास से डिवाइड करना है, तो वही किया यहाँ पर भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, what volume of hydrogen gas at 273 and 1 atm, मतलब NTP condition, will be consumed in obtaining 21.6 gram of elemental boron from the reduction of boron trichloride। तो देखो BCl3 का रिएक्शन हुआ H2 से, और यहाँ से हमें मिला बोरोन प्लस H3। तो रिएक्शन हमारे पास ये हो जाएगा। तो कितना मिला बोरोन, बोरोन मिला 21.6 ग्राम। तो 21.6 ग्राम मतलब कितना मोल हो गया, 21.6 डिवाइड बाय 10.8 मोल, ये कितना हो गया, ये 2 मोल है ना। तो 2 मोल ऑफ बोरोन जो है उसके लिए कितना मोल लगेगा, इसका हाइड्रोजन का लगेगा 3 मोल। तो 3 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, 3 इंटू 22.4 लीटर, दैट इज 67.2 लीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 6.02 into 10 raised to 20 molecules of urea are present in 100 ml of solution। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए यार, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो कितना हो गया, इट इज 6.02 into 10 raised to 20 डिवाइड बाय 6.02 into 10 raised to 23, है ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए डिवाइड बाय Na कर दिया। इसके अलावा वॉल्यूम भी दिया है, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या आ गया, मोलरिटी दिया है, तो मोलरिटी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। ऑब्वियसली ये क्या आया था, दिस इज नथिंग बट 10 raised to power minus 3। So 10 raised to power minus 3 is number of moles divided by वॉल्यूम कितना है लीटर में, तो लीटर के लिए 100/1000 कर देंगे। ठीक है, सो कितना है, 0.01। क्वेश्चन नंबर 6, if we consider 1/6 in the place of 1/12, mass of carbon atom is taken to be relative atomic mass unit, the mass of 1 mole substance will be। तो अगर हम यहाँ पर क्या बोल रहे थे, हाँ, तो अगर 1/12 की बजाय 1/6 ले ले, ठीक है, if we consider 1/6 in the place of 1/12, mass of carbon atom is taken to be relative atomic mass unit। तो देखो हमारे पास फिर 1 मोल सब्सटेंस का मास क्या होगा। ओके, तो 1 AMU जो है हमारा क्या था, इट वाज 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, ये था। ठीक है, ये हमने लिया था। अभी वो क्या बोल रहा है कि इसकी जगह हमने ले लिया 1/6
तो हाँ, सो नाउ नया वाला जो है वो क्या है? तो नया वाला इज 1 AMU इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, ये तो ओल्ड वाला है। 1/6 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। ठीक है, ये आया। अब 1 मोल का मास क्या होगा? मास ऑफ 1 मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये एक एटम का मास है ना, एक तरह से एक एटम का मास हो गया। तो 1 मोल एटम का मास क्या होगा? तो मास ऑफ 1 मोल एटम क्या हो जाएगा? एक एटम का मास इंटू क्या करेंगे? इंटू Na करेंगे। पहले वाला 1/12 वाला था, नया वाला 1/6 वाला है। हाँ, तो देखो मास ऑफ 1 एटम क्या हो जाएगा? 1 एटम कार्बन 12 क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो, मास ऑफ 1 एटम कार्बन 12 क्या हो गया? 6 AMU आ गया ना सर। ठीक है, तो देन 6 AMU अपने पास हो गया एक एटम का मास। एक मोल के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, कितना AMU आ जाएगा? तो 6 इंटू NaMu। नाउ 6 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 AMU हो गया। अगर हमें इसे ग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा? तो देखो, अब ऑब्वियसली अभी जो AMU और ग्राम का जो है वो कन्वर्जन अलग है ना। हमारे पास पहले AMU एंड ग्राम का कन्वर्जन जो था वो क्या था? पहले AMU एंड ग्राम का कन्वर्जन था, मतलब 1 AMU जो है ये क्या होता था? 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। लेकिन अभी जो है कन्वर्जन डिफरेंट आ जाए, क्योंकि अभी हम क्या ले रहे हैं? 1 AMU इज इक्वल टू ले रहे हैं, नया वाला जो है वो ये ले रहा है 1 AMU इज इक्वल टू 1/6 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। ठीक है, तो ये जो अभी कन्वर्जन आएगा 1 AMU, नया वाला कन्वर्जन जो है, इट इज एक्चुअली 2 टाइम्स ऑफ 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये चेंज हो जाएगा नया वाला जो कन्वर्जन। ठीक है, सो AMU को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 6 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 2 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो देखो यहाँ से ये आ गया 12 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो ये जो वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ये हो गया 1। ये वाला पार्ट कितना हो गया? दिस इज नथिंग बट 1। तो अगेन हमारे पास जो मास है वो 12 ग्राम दिया। ठीक है, तो 1 मोल का जो मास है वो कितना आ रहा है? 12 ग्राम दिया आ रहा है। ठीक है, सो हमारे पास मास चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हम इसकी ये क्या बोल रहे हैं 1/6 वाला पार्ट कर रहे हैं, ठीक है, 1/12 के बजाय जब 1/6 ले रहे हैं
तो AMU एंड ग्राम का कन्वर्जन भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है, एटॉमिक मास जो है तुम्हारा वो क्या हो गया, हाफ हो गया। मास ऑफ वन एटम जो है वो क्या था, पहले 12 AMU था ना, तो मास ऑफ वन एटम जो है पहले 12 AMU था, अभी वो हाफ हो गया है, 6 AMU। ठीक है, तो जब मास ऑफ वन मोल एटम निकालेंगे तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई बाय एन नहीं करेंगे, मतलब एवोगैड्रो नंबर करेंगे। ठीक है, लेकिन मास ऑफ वन वन मोल हमें किस में चाहिए, ग्राम में चाहिए। तो जब उसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो AMU से जो ग्राम का कन्वर्जन है वो डबल हो गया पहले। तो AMU से ग्राम का कन्वर्जन पहले से डबल हो गया है, तो हमारे पास जो मास है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, एटॉमिक मास हाफ हुआ, लेकिन एटॉमिक मास मतलब AMU में है ना, वो हाफ हुआ था, लेकिन AMU से ग्राम का कन्वर्जन डबल हो गया। तो अपने पास जो 1 मोल का मास है ग्राम में वो क्या रहा, सेम रहा, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या रहा, सेम रहा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, density of 2.05 molar solution of acetic acid solution in water is this, the molality, तो मोलैलिटी निकालना है, तो मोलैरिटी दिया और डेंसिटी दिया है, तो वैसे फॉर्मूला लगा सकते डायरेक्ट। तो फॉर्मूला क्या था, स्मॉल m, या फॉर्मूला ना लगा के तुम प्रॉपर कॉन्सेप्ट वाइज भी चल सकते हो। तो मोलैरिटी दिया तो यू कैन एज्यूम 1 लीटर ऑफ वाटर, सॉरी 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन हमने एज्यूम कर लिया। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब एसिटिक एसिड है CH3COH, कितना हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COH, इट इज 2.05। तो वेट ऑफ CH3COH क्या हो गया, 2.05 इंटू इसका मोलार मास होता है 60। ठीक है, सो 2.05 इंटू 60, दैट इज नथिंग बट 123। तो ये इसका वेट हो गया CH3CH का। इसके अलावा वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डेंसिटी दिया ना, तो डेंसिटी दिया तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 1 लीटर मतलब 1000 ml, है ना। और डेंसिटी हमें कितना दी, किसमें दिया, ग्राम पर ml में दिया है, तो वॉल्यूम हमें ml में लेना पड़ेगा जब डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आ गया 1020 ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 1020 वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, ये कितना आया, ये आया 997 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया, नंबर ऑफ मोल्स भी पता है हमें, मोलैलिटी आ जाएगा। So molality is number of moles of solute divided by weight of solvent in kg। तो 997 ग्राम है, केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.05 ही आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। तो 897 हुआ क्या, सॉरी सॉरी 897 हुआ। या सो 897 हुआ तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 2.28। ठीक है, सो मोलैलिटी क्या आ गया, 2.28 आ गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, how many moles of magnesium phosphate will contain 0.25 mole of oxygen। तो देखो यहाँ पर Mg3PO4 होल ट्वाइस है फॉर्मूला,
So Mg3PO4 whole twice तो देखो अगर हम यहाँ पर यूनिटरी मेथड से देखें तो जब ऑक्सीजन के 8 मोल्स हैं, ठीक है, 8 मोल्स को किसमें है 1 मोल Mg3PO4 होल ट्वाइस, है कि नहीं। अगर हम ऑक्सीजन के 8 मोल्स लेते हैं तो ऑक्सीजन के 8 मोल्स किसमें आते हैं 1 मोल ऑफ Mg3PO4 होल ट्वाइस। 0.25 मोल्स किसमें आएंगे यार 0.25 मोल्स आएंगे 1/8 इंटू 0.25, सो कितना आ गए 0.03125, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं 3.125 इंटू 10⁻⁻²। Now question number 9. The density of 3.6 molar sulfuric acid solution that is 29% by mass will be. तो molarity दिया है, percentage दिया है, density निकालना है। तो weight of solution, weight of molarity दिया है ना, तो volume of solution assume कर लेंगे। तो assume 1 liter solution मतलब 1000 ml। तो 1000 ml अगर हमने assume कर लिया तो weight पहले मोल्स निकालने थे, मोलरिटी दिया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 क्या हो जाएगा यार, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 हो गया 3.6, तो वेट ऑफ H2SO4 क्या हो गया, वेट ऑफ H2SO4 हो गया 3.6 इंटू 98 ग्राम। ओके, सो 3.6 इंटू 98 दैट इज नथिंग बट 352.8 ग्राम। तो ये हमारे पास वेट ऑफ H2SO4 आ गया। अब वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन ऑब्वियसली परसेंटेज से निकाल सकते हो तुम, ठीक है। सो वेट ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा, इट इज 1000/29 इंटू 352.8, कितना रहा है, सॉरी 100/29 इंटू 352.8, सो ये हमारे पास आ रहा है 1216.5 ग्राम। तो ये वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अब देखो वेट ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी पता है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा यार, डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी ऑब्वियसली वेट बाय वॉल्यूम हुआ ना, ठीक है। सो 1216.5 by 1000 that is nothing but 1.216 या फिर 1.2। ओके, तो 1.2 तो हमारे पास क्या आ गया, डेंसिटी आ गया। So this was question number 9. Now question number 10. दक्ष क्या बोल रहे हो सर, हाउ डिड यू गेट, ये वाला पार्ट ना, तो ये यार मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 जो है ये हमारे पास क्या होता है,
ये ग्राम में होता है 12/Na। ये क्या होता है? 12/Na होता है, मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। ठीक है, जब तुम वेट सब्स्टिट्यूट करोगे ना तो 12/Na आता है एक्चुअली ग्राम। सो 12/Na इंटू 1/6 करोगे मतलब 2/Na आ गया। 2/Na की वैल्यू यही रहती है। ठीक है, तो एक्चुअली वो चेंज हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो द रिएक्शन ट्वाइस Al solid plus 6HCl aqueous gives twice Al3 positive aqueous plus 6Cl negative aqueous plus 3H2 gas. So 33.6 liter of H2 is produced regardless of temperature and pressure for every mole of Al that reacts. 67.2 liter H2 at STP is produced for every mole of Al. 11.2 liter H2 at STP is produced for every mole of HCl. तो देखो 6 liter of HCl is consumed for every mole of 3 liter of H2. तो यहाँ पर क्या है, अगर हम इसका क्या लेते हैं, 1 मोल लेते हैं Al का, तो Al का अगर हम 1 मोल लिया तो H2 का कितना मिलेगा? 3/2 मोल मिलेगा। ठीक है, 1 मोल ऑफ Al से 3/2 मोल ऑफ H2 मिलेगा, और उसका वॉल्यूम क्या होगा? 3/2 इंटू 22.4 लीटर, या हम बोल सकते हैं 33.6 लीटर। तो 1 लीटर ऑफ Al से 33.6 लीटर मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? एट STP या NTP। एक्चुअली एट NTP, STP भी ले ही सकते हैं, तो एट STP और NTP ये मिलेगा। लेकिन फर्स्ट वाले में उन्होंने बोला है कोई भी टेम्परेचर प्रेशर पे मिलेगा, तो वो रॉन्ग हो गया। नाउ HCl से क्या बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ HCl से, अच्छा 1 मोल ऑफ HCl के रेस्पेक्ट में देखते हैं, तो देखो 6 मोल ऑफ HCl से, तो 6 मोल ऑफ HCl से कितना मिलता है? 3 मोल मिलता है ना। तो 6 मोल से 3 मोल मिलता है, तो 1 मोल से कितना मिलेगा? 1 मोल HCl से ऑब्वियसली मिल जाएगा, हाफ मोल मिल जाएगा, एंड हाफ मोल का वॉल्यूम क्या आ जाएगा? ऑब्वियसली 11.3 आ जाएगा ना एट NTP या STP। तो यस, दैट इज करेक्ट। ओके, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? सी हो गया। अगर हम 6 मोल ऑफ HCl लेते हैं तो उससे 3 मोल ऑफ H2 आता है, तो अगर 1 मोल लेंगे तो हाफ मोल ऑफ H2 आएगा। हाफ मोल ऑफ H2 का वॉल्यूम क्या हो गया? हाफ मोल ऑफ H2 का वॉल्यूम हो गया 11.2 लीटर। ओके, लास्ट वाला रॉन्ग है क्योंकि HCl गैस नहीं है, HCl क्या है? एक्वस है। तो अगर ये गैस होता है ना, तो हमारे पास गैस के लिए एक लॉ होता है, गे-लुसैक लॉ। तो गे-लुसैक लॉ में क्या है कि जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो है, उसी को अभी तक हम क्या मोल्स का रेशियो ले रहे थे, उसको वॉल्यूम का रेशियो भी लिया जा सकता है अगर गैस है। तो जैसे देखो N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स ट्वाइस NH3 गैस। तो इसमें इसका हम बोलते हैं 1 मोल जो है इसके 3 मोल से रिएक्ट करता है ना, लेकिन हम ऐसा ही बोल सकते हैं इसका 1 लीटर जो है इसका 3 लीटर से रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो अगर गैस है तो उनका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो इज वॉल्यूम का रेशियो। ठीक है, तो अगर HCl यहाँ पर एक्वस की बजाय क्या होता? गैस होता। HCl एक्वस की बजाय क्या होता? गैस होता। तो 6 लीटर ऑफ HCl से 3 लीटर ऑफ H2 रिएक्ट कर, लेकिन कब? सॉरी, बन सकता था। 6 लीटर ऑफ HCl से 3 लीटर ऑफ H2 बन सकता था अगर HCl को हम क्या लेते? गैस लेते। ओके, सो लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता अगर HCl एक्वस की बजाय क्या होता? गैस होता। सी ऑप्शन में 22.4 थोड़ी आया यार, सी ऑप्शन में तो 11.2 लीटर आया है ना। सी ऑप्शन में 11.2 लीटर आया है, नॉट 22.4।
एसटीपी और एनटीपी पर सेम लेना है, ठीक है। जैसे मैंने बताया 22.7 लेते हैं, लेकिन जो दिया है उसके हिसाब से 22.4 लेते हैं। ठीक है, मैंने उस टाइम भी बताया था कि जनरली 22.4 ले लिया जाता है उस 22.7 को। एग्जैक्ट इज 22.7। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में हमें दिया है 5.2 मोलार एक्वस सॉल्यूशन, तो मोलैलिटी दिया है of CH3CH, what is mole fraction of methyl alcohol in the solution। तो CH3OH के मोल्स निकालना है। तो देखो मोलैलिटी दिया है, तो हम मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो एज्यूम कर सकते हो अगर मोलैलिटी दिया है तो एज्यूम 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है यार, एक्वा सॉल्यूशन है, मतलब वाटर। तो एज्यूम 1 kg ऑफ वाटर मतलब 1000 ग्राम ऑब्वियसली। तो 1000 ग्राम वाटर या 1 kg ऑफ वाटर अज्यूम किया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3OH क्या हो गया, इट इज नथिंग बट 5.2, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज नथिंग बट मोलैलिटी। तो अगर तुमने वेट ऑफ सॉल्वेंट को ही 1 kg अज्यूम कर लिया, तो जो मोलैलिटी है वही क्या हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O क्या हो जाएगा यार, H2O का वेट पता है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएगा 1000 बाय मोलार मास, दैट इज 18। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH क्या होगा, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3OH डिवाइड बाय टोटल मोल्स। ओके, तो कितना आएगा ये आ जाएगा, कितना भाई, दिस इज 0.086। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 12। The density of solution prepared by dissolving 120 gram of urea, 1000 gram of water is this, molarity of the solution is, ठीक है। सो मोलरिटी निकालनी है। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास यूरिया है 120 और वाटर है 1000, दैट इज 1120 ग्राम। तो ये वेट ऑफ सॉल्यूशन हो गया ना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा, क्योंकि मोलरिटी के लिए क्या चाहिए, मोलरिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 1120 डिवाइड बाय 1.15, या आया ml में। सो नाउ व्हाट इज मोलरिटी, मोलरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज 120 बाय 60, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन वो किसमें, लीटर में। तो अगर ml में दिया है तो ऑब्वियसली यहाँ पर 1000 भी आ जाएगा, ठीक है। so that is nothing but molarity कितना है, so this is 2.05। okay, now next question। the molarity of a solution obtained by mixing 750 ml of 0.5 molar HCl with
250 ml of 2 molar HCl. तो जब दो सॉल्यूशन हम मिक्स करते हैं तो क्या लगता है फॉर्मूला, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V। ठीक है, तो क्या आ गया ये आ गया 0.875। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया रिजल्टेंट सॉल्यूशन का मोलरिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, the number of atoms in the following samples of the substance is the largest। तो किसमें सबसे ज्यादा एटम्स होंगे? ए में देखो 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, तो मोल्स कितने हो जाएंगे, तो 4/2 मोल्स ऑफ H2। तो मोल्स ऑफ H कितने होंगे, 4/2 इंटू 2 मोल्स ऑफ H मतलब 4। तो ए ऑप्शन में कितने मोल्स आए, ए ऑप्शन में हमारे पास 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम है। नाउ 70 ग्राम ऑफ क्लोरीन, तो बी में हमारे पास 70 ग्राम ऑफ क्लोरीन। वैसे डायरेक्ट हम अगर ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो हमें एटम्स मिलेंगे, तो चलो फिर भी कोई बात नहीं, I2 वगैरह ही लेंगे यहाँ पर भी। 70 ग्राम ऑफ I2, तो 70 डिवाइड बाय मोलार मास, तो दैट इज 254। ये मोल्स हो गए I2 के, एंड I के मोल्स के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। ऑब्वियसली ये तो 4 से कम आएगा, सॉरी I2 नहीं, ये कितना है, क्लोरीन है। I2 तो हमारे पास कितना दिया, I2 इज गिवन एज 127। ये सी ऑप्शन ले लेते पहले, तो 127 दिया है, सो 127 ऑब्वियसली दिस इज नथिंग बट 1। तो सी ऑप्शन में 1 आ रहा है। बी ऑप्शन में क्या है, बी ऑप्शन में हमें दिया है 70 ग्राम ऑफ क्लोरीन, तो Cl2 ले लेते हैं। तो 70 डिवाइड बाय 71 मोल ऑफ क्या आ गया, Cl2 आ गया, तो Cl के मोल्स क्या हो जाएंगे, डबल, दैट इज 140/71 मोल्स ऑफ Cl। तो वो भी मतलब 2 के अराउंड रहेगा। लास्ट वाला है 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, तो 48 ग्राम ऑफ Mg में कितने मोल्स हो गए यार, इट इज नथिंग बट 48/24 मोल्स ऑफ Mg मतलब 2 मोल्स। तो सबसे ज्यादा किस में आ रहा है, सबसे ज्यादा ऑब्वियसली ए में ही आ रहा है। Now question number 15, the number of protons, electrons and neutrons in a molecule of heavy water। heavy water क्या होता है, देखो heavy water होता है D2O, तो उसमें हाइड्रोजन की बजाय ड्यूटेरियम है। ओके, तो हाइड्रोजन में क्या होता है, H2O की अगर हम बात करेंगे तो H2O में देखो ऑक्सीजन के 8 प्रोटॉन और 2 हाइड्रोजन के प्रोटॉन। ठीक है, तो ये हो गए प्रोटॉन। अगर न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, 0 न्यूट्रॉन है, एंड ऑक्सीजन में ऑब्वियसली कितने हैं, 8 न्यूट्रॉन। ठीक है, सो 8 + 0 न्यूट्रॉन हो गया, एंड इलेक्ट्रॉन तो ऑब्वियसली प्रोटॉन के इक्वल ही हुआ। तो ये है H2O। लेकिन H2 की बजाय अगर हमने D2O ले लिया, हैवी वाटर ले लिया,
तो उसमें हाइड्रोजन की बजाय क्या आ गया, ड्यूटेरियम आ गया। तो प्रोटॉन उतना ही रहता है, प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं होगा, तो प्रोटॉन अभी भी 10 होंगे। लेकिन अपने पास जो न्यूट्रॉन है उसमें चेंज हो जाएगा। हर ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन होता है ना, तो 2 ड्यूटेरियम है यहाँ पर, तो वैसे कितने न्यूट्रॉन आ गए, 2 आ गए। तो 8 + 2 न्यूट्रॉन हो गया। एंड प्रोटॉन तो मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो तो प्रोटॉन के इक्वल ही रहेगा। तो तीनों की वैल्यू क्या आ गई, 10 10 10 आ गई। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा इधर, बी हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 में क्या है, गैसेस हाइड्रोकार्बन अपॉन कंबसन 0.72 ग्राम ऑफ वाटर एंड 3.08 ग्राम ऑफ CO2 देता है। तो CxHy प्लस O2, ठीक है, बैलेंस करेंगे बाद में इसको। तो XCO2 आ गया एंड Y/2H2 आ गया। तो इधर आ जाता है X + Y/4। तो 0.72 ग्राम ऑफ वाटर आया, 0.72 ग्राम ऑफ वाटर, तो कितने मोल्स हो गए, 0.72 डिवाइड बाय 18 मोल्स। और CO2 कितना आया, CO2 आया 3.08 ग्राम, तो इसके कितने मोल्स हो गए, इसके हो गए 3.08 डिवाइड बाय 44। अब देखो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का जो रेशियो है वही मोल्स का रेशियो होना चाहिए ना, होना चाहिए नहीं। तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो शुड बी मोल्स का रेशियो, मतलब x डिवाइड बाय y/2, हम बोल सकते हैं x 2x/y जो है ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी, अच्छा ये वैल्यू क्या आ रही है, 44/3.08 क्या है, सॉरी 3.08/44 क्या है, तो ये है 0.07। ये वाली वैल्यू जो है ये 0.04 है। ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O शुड बी इक्वल टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो। तो इसको हम 0.07/0.04 लिखेंगे। तो यहाँ से x/y क्या आया यार, यहाँ से x/y जो है ये हो गया 0.07/0.08। ये हम बोल सकते हैं x/y जो है हो गया 7/8। ठीक है, तो x और y का जो रेशियो इट शुड बी 7:8। तो ऑब्वियसली हमें फॉर्मूला पता चल गया। फॉर्मूला क्या आ गया फिर, C7H8। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो x और y का रेशियो में पता चल गया है, इस रेशियो में x एंड y रहेगा। नाउ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ऑब्वियसली कुछ भी हो सकता है ये C14H16 हो, या इसका 3 टाइम्स हो C21H24, कुछ भी हो सकता है, बट रेशियो ऑब्वियसली यही रहेगा। Now question number 17. So the density of 3 molar solution of sodium chloride is this. Molality of the solution will be. So assume 1 liter of solution. 1 liter of solution मतलब 1000 ml. तो हमें डेंसिटी दिया है, तो डेंसिटी दिया तो वहां से क्या मिल जाएगा, वेट मिल जाएगा ना। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा, 1.250 into 1000, दैट इज 1252 ग्राम। ठीक है, इसके अलावा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl भी मिल जाएगा। व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, इट इज 3 बिकॉज 1 लीटर सॉल्यूशन किया है, तो 3 मोल्स हो गया NaCl। वेट ऑफ NaCl क्या होगा फिर, इट इज 3 into 58.5 ग्राम, तो कितना आ गया, तो ये आ गया 175.5 ग्राम। ओके, सो वेट ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है,
वेट ऑफ सॉल्यूट पता है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या आएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास आएगा 1252 माइनस 175.5, that is nothing but 1076.5 gram. Now what is molality? Molality is number of moles of solute, that is 3, divided by weight of solvent should be in kg. तो ये ग्राम में है तो kg के लिए यहाँ पर 1000 आ गया। तो मोलैलिटी जो है वो यहाँ पर हो गया 2.78 समथिंग या 2.79। ठीक है, ये डायरेक्ट हमने जो फॉर्मूला बताया था तुम्हें रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, वो भी लगा सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 10 ml of 2 molar NaOH solution is added to 200 ml of 0.5 molar NaOH solution. What is final molarity? So obviously M1 V1 plus M2 V2. So M1 V1 plus M2 V2 divided by V1 plus V2. तो कितना आ गया है? 20 plus 100 divided by 210 ना, that is 120 by 210, या 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 4 by 7, that is 0.57. Okay, so this is question number 18. Sorry, yes, question number 18. Now question number 19. The ratio of masses of oxygen and nitrogen in a particular mixture is 1:4. The ratio of number of their molecules. Sorry, 1.4. अच्छा, gaseous mixture बोला. The ratio of masses of oxygen and nitrogen in a particular gaseous mixture. ठीक है, तो gaseous mixture है तो obviously gaseous mixture में तो क्या होगा? O2 and N2 हो. तो O2 and N2 का मास का रेशियो दिया है, तो O2 and N2, मान लो O2 के मोल्स हमारे पास X मोल है और Y2 के मोल्स अपने पास, सॉरी N2 के मोल्स मान लो Y, तो X मोल का वेट कितना होगा यार? इट इज नथिंग बट 32 इंटू एक्स ग्राम, और Y मोल्स का क्या होगा? 28 इंटू वाई ग्राम। तो वेट का रेशियो में क्या दिया है? 1.4 दिया है, तो यहाँ से x अपॉन वाई क्या आ गया यार? x बाई वाई आ गया अपने पास 1.4 इंटू 28 डिवाइड बाय 32। तो ये जो है ये आ रहा है 1.225। एक मिनट, किसका रेशियो दिया? ऑक्सीजन टू नाइट्रोजन दिया है ना, तो 32x अपॉन 28y, x अपॉन y हो गया 1.4 इंटू 28 बाय 32। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमें रेशियो फॉर्म में दिया, ठीक है, तो रेशियो फॉर्म में दिया तो इसको क्या लिख सकते हैं? 7 टाइम्स एंड ये हो गया 8 टाइम्स, देन आगे क्या आएगा? ये कुछ मिस्टेक किया है क्या हमने?
1/4 है कि 1.4 है? 1.4 लिखा हुआ है, इट शुड बी आई थिंक 1/4, है ना? उसे चेंज कर लेना, वो 1/4 होगा सर। ओके, बुकलेट में 1.4 दिख रहा है, तो इट शुड बी 1/4। तो ये 1/4 होना चाहिए, तो 1/4 इंटू 28/32। यस, नाउ इट इज करेक्ट। तो क्या आ गया, x/y जो है वो क्या आ गया, 7:32 आ गया। तो ऑब्वियसली जो मोल्स का रेशियो है वही मॉलिक्यूल्स का रेशियो भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें करेक्शन कर लेना, 1.4 नहीं है वो, 1:4 है। Now question number 20. तो क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है द अमाउंट ऑफ BaSO4 फॉर्म अपॉन मिक्सिंग 100 ml of 20.8% BaCl2 solution with 50 ml of 9.8% H2SO4। तो देखो BaCl2 कितना है, BaCl2 का हो गया अपने पास, ये 100 ml दिया है एंड इसका 20.8% हमें लेना है। सो 100 इंटू 20.8 बाय 100 ग्राम, दैट इज नथिंग बट 20.8 ग्राम। एंड H2SO4 का क्या है, H2SO4 का है 50 ml of 9.8%। So 50 into 9.8 by 100, that is nothing but 4.9 ग्राम। तो इसके मोल्स कितने हो गए, इसका मोलार मास जो है वो है कितना, 208। तो 208 इसका मोलार मास है, तो मोल्स कितना आ गया इसके, 0.1 आ गया, और इसके मोल्स क्या, 4.9 डिवाइड बाय 98। तो कितने मोल्स हो गए, ये हो गए 0.05। तो दोनों का रिएक्शन होगा, तो BaCl2 प्लस H2SO4 gives BaSO4 प्लस ट्वाइस HCl। तो ये 0.1 है, ये 0.05 है। ऑब्वियसली लिमिटिंग एजेंट हो गया यहाँ पर कौन, H2SO4। ठीक है, तो ये लिमिटिंग एजेंट हो गया, तो इसी के रेस्पेक्ट हम रिएक्शन करा देंगे। तो ये जो है BaSO4 ये कितना मिलेगा, 0.05 मोल। और 0.05 मोल का वेट कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय मोलार मास। सो BaSO4 जो है उसका मोलार मास कितना हो जाएगा, 137 इंटू 96। तो कितना आ रहा है, 137 प्लस 96, सॉरी, तो कितना आएगा, तो यार 6.65 ग्राम। कुछ मिस्टेक किया है क्या हमने यार, 0.1 मोल उसका 0.05। 0.05 मोल ही बनना चाहिए। इलेवन 11.65 आ रहा है, 11.65 आता रहा है, बराबर है। सो 11.65, ठीक है। So this is question number 20. Now question number 21.
डिजॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर मास 60 है इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर गेव ए सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी 1.12 ग्राम पर ml। मोलरिटी निकालना है। तो यार मोलरिटी के लिए क्या चाहिए? मोलरिटी के लिए हमें चाहिए, ये तो सेम क्वेश्चन वही है जो आई थिंक थोड़ी देर पहले किया था। चलो फिर से देख लेते हैं। देखो राहुल जल्दी। हो गया राहुल? ओके, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 21। तो ये वाला क्वेश्चन में वैसे ऑलरेडी कर चुके हैं, एक बार फिर से फटाफट देख लेते हैं। तो देखो हमें क्या दिया है, हमें डेंसिटी दिया है और वेट दिया है। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? इट इज 1120 ग्राम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1120 डिवाइड बाय डेंसिटी। ठीक है, सो ये हो गया वॉल्यूम। नाउ मोलरिटी क्या होगा? तो मोलरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो वो हमें कितना दिया है? ऑब्वियसली 120 डिवाइड बाय मोलार मास, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए, एंड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में है, तो लीटर में क्या होगा? यहाँ पर डिवाइड बाय क्या कर सकते हो? 1000 कर सकते हो, है ना? तो ये लीटर में आ गया। तो कितना आ गया आंसर? आंसर आ गया
Okay, now question number 22. A gaseous compound of nitrogen and hydrogen contains 12.5% by mass of hydrogen. तो देखो हमें यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंपाउंड दिया है। परसेंटेज जो है वो हाइड्रोजन का कितना है, 12.5% है। तो बचा हुआ किसका होगा, नाइट्रोजन का होगा, मीन्स 87.5%। देन डिवाइड बाय ऑब्वियसली बाद में हमें करना है एटॉमिक मास। तो 87.5 बाय 14 क्या हो गया, ये हो गया 6.25। नाउ दोनों में से लिस्ट वैल्यू 6.25, तो उससे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 1, एंड ये 12.5 बाय 6.25 जो है ये आ गया 2। तो हमारे पास क्या हो गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हुआ, इट इज NH2। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या हुआ, इट इज 16। इसके अलावा हमें वेपर डेंसिटी जो है वो क्या दिया, 16 दिया। द डेंसिटी ऑफ कंपाउंड रिलेटिव टू हाइड्रोजन, दैट इज नथिंग बट वेपर डेंसिटी। सो वेपर डेंसिटी जो है वो कितना दिया, 16 दिया है। तो मोलार मास क्या हुआ, मोलार मास ऑब्वियसली 2 टाइम्स हो गया, मतलब 32। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी, n जो है वो क्या आ जाएगा, 32 बाय 16, दैट इज नथिंग बट 2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NH2 का 2 टाइम्स, मतलब N2H4। ओके, सो ये था क्वेश्चन नंबर 22। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। So 3 gram of activated charcoal was added to 50 ml of acetic acid solution, 0.06 molar in flask। तो हमारे पास स्टार्टिंग में जो सॉल्यूशन था उसका मोलरिटी था 0.06 मोलार। तो इनिशियल मोलरिटी जो है ये था 0.06 मोलार। एंड कुछ टाइम बाद चारकोल ने क्या किया है, उससे कुछ एसिटिक एसिड जो है निकाल लिया है। तो उसकी वजह से ऑब्वियसली अगर एसिटिक एसिड कुछ निकाल लिया तो उसका अमाउंट कम हो गया एसिटिक एसिड का। तो अगर एसिटिक एसिड का अमाउंट कम हो गया तो ऑब्वियसली इसके मोल्स कम हो गए या मोलरिटी कम हो गया। ठीक है, सो फाइनल मोलरिटी जो है वो हमारे पास कितना हो गया, 0.042 मोलार। ठीक है, तो बोल रहा है कि पर ग्राम चारकोल ने कितना ग्राम एसिटिक एसिड एब्जॉर्ब किया है। तो देखो इनिशियल मोलरिटी है तो इनिशियल मोल्स क्या होंगे, 0.06 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ठीक है, सो ये मिलीमोल्स आ गया। फाइनल मोल्स क्या होंगे, 0.042 इंटू 50, ये मिलीमोल्स आ गया। तो कितने मिलीमोल्स एब्जॉर्ब हुए, मिलीमोल्स एब्जॉर्ब कितना आया, 0.06 माइनस 0.042 इंटू 50, दैट इज नथिंग बट 0.018 इंटू 50। तो इतने मिलीमोल्स हो गए। वेट कितना एब्जॉर्ब होगा फिर, तो वेट एब्जॉर्ब 0.018 इंटू 50, ये मिलीमोल्स था, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किया तो मोल्स आया, एंड मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे बिकॉज इसका मोलार मास 60 है। तो इतना वेट एब्जॉर्ब हुआ। तो कितना आ गया है, यस एसिटिक एसिड वाज एब्जॉर्ब। तो ये हमारे पास आ रहा है 0.054 ग्राम। ठीक है, तो इतना ग्राम एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, तो यार एसिटिक एसिड देखो वॉल्यूम किसकी वजह से होता है, देख वॉल्यूम होता है सॉल्वेंट की वजह से, ना कि सॉलिड की वजह से। ओके, सॉलिड का वॉल्यूम तो कुछ होता ही नहीं ना, मेनली वॉल्यूम किसका होता है, सॉल्वेंट का ही होता है। तो सॉल्वेंट थोड़ी एब्जॉर्ब हुआ है,
ठीक है, इट इज एडजॉर्ब नॉट एब्जॉर्ब, ठीक है, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन अलग अलग है, ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस, ठीक है। तो वेट एडजॉर्ब कितना आ गया 0.054 ग्राम, तो ये 3 ग्राम ने एडजॉर्ब किया है, तो पर ग्राम कितना एडजॉर्ब होगा यार, तो वेट एडजॉर्ब बाय 1 ग्राम चारकोल कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 3, क्योंकि ये 3 ग्राम ने एडजॉर्ब किया था, तो 1 ग्राम कितने को करेगा, डिवाइड बाय 3, दैट इज नथिंग बट 0.018 ग्राम या फिर 18 मिलीग्राम। Okay, so this was question number 23. Now question number 24. A plus 2B plus 3C will give AB2C3. Reaction of 6 gram of A, 6 into 10 is to 23 atoms of B and 0.036 moles of C yield this much of compound. If the atomic mass of A and C are this, respectively the atomic mass of B क्या होगा? Okay. तो A का एटॉमिक मास कितना दिया, 60 दिया है, तो 6/60 मोल हो गया इसका, दैट इज 0.1 मोल। B जो है उसके कितने मोल्स होंगे यार, तो 6 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 6 इंटू 10⁻23, दैट इज 1 मोल, तो 1 मोल B लिया हमने। इसके अलावा C जो है वो कितना मोल लिया, C लिया है 0.036 मोल। अब देखो मोल्स को स्टोइचियोमेट्रिक ऑप्शन से जब डिवाइड करेंगे तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन आ रहा है, C आ रहा है क्या, इसका 0.1 डिवाइड बाय 1 करेंगे 0.1, इसका 1 डिवाइड बाय 2 करेंगे 0.5 और इसका 0.036 डिवाइड बाय 3 करेंगे 0.012 आएगा, तो ऑब्वियसली ये हो गया हमारे पास लिमिटिंग एजेंट। तो इसके अकॉर्डिंग AB2C3 के कितने मोल्स बनेंगे, तो इसके मोल्स बन जाएंगे 0.012 मोल। तो 0.012 मोल का मोलार मास सॉरी मल्टीप्लाई बाय मोलार मास करेंगे तो वेट आ जाएगा, तो कितना आना चाहिए, तो 0.012 इंटू मोलार मास, तो ए का मोलार मास कितना है 60, बी का मोलार मास एक्चुअली हमें निकालना है तो उसको ले लेते 2x हो गया वो, एंड सी का मोलार मास कितना दिया है 80, तो 80 इंटू 3 मतलब 240, ठीक है। नाउ दिस वैल्यू इज गिवन एज 4.8, तो 300 प्लस 2x इज इक्वल टू 4.8 डिवाइड बाई 0.012, तो कितना आ गया इधर से, एक्स वाली 50 आ गई ना, क्योंकि ये वैल्यू जो है ये कितना है 400, ओके। तो हमारे पास जो उसका मोलार मास कितना हो गया, बी का मोलार मास हो गया 50। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, सॉरी 24 हो गया 25, तो 25 में हमें सैंपल ऑफ हाइड्रेटेड बेरियम क्लोराइड दिया है 61 ग्राम, was heated until the water of hydration is removed, तो BaCl2 डॉट कितना H2 है वो हमें नहीं पता, मान लो XH2 है, ठीक है। तो इससे BaCl2 प्लस XH2 हो गया, तो वो क्या बोल रहा है, ड्राइड सैंपल का जो वेट है इट इज 52 ग्राम, एंड ये जो हाइड्रेटेड वाला पार्ट था इसका वेट था 61 ग्राम, तो ऑब्वियसली H2O का वेट कितना हुआ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से हम क्या बोल सकते हैं, H2O कितना है 9 ग्राम है, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ H2O क्या होगा, परसेंटेज ऑफ H2 इज 9 डिवाइड बाय 61 इंटू 100,
Now this percentage of H2O should be calculated using molecular formula also. तो molecular formula के थ्रू क्या हो जाएगा? It is 18x divided by 208 plus 18x into 100. ओके, सो यहाँ से क्या आएगा? ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आएगा अपने पास 61 into 2x is equal to 208 plus 18x. I think ये आ जाएगा. That is nothing but 122x is equal to 208 plus 18x. तो क्या आया ये? 104x is equal to 208. तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई. तो फॉर्मूला क्या हो गया? BaCl2.2H2O. मतलब करेक्ट आंसर इज B. So this was question number 25. Now question number 26. 26 में क्या है? An organic compound contains carbon, hydrogen and sulfur. The minimum molecular weight of the compound containing 8% sulfur is. तो मैंने क्या बताया था? मिनिमम मॉलिकुलर मास के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ एटम्स जो है 1 ले लेंगे, ठीक है? तो परसेंटेज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट 1 ले लिए इनटू एटॉमिक मास डिवाइड बाय मोलार मास. तो वो मोलार मास जो है वो मिनिमम मोलार मास या मिनिमम मॉलिकुलर मास हो जाता है इनटू 100. यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है? 400 आ रही है, ठीक है? सो जो मिनिमम मॉलिकुलर मास है वो क्या हो गया? 400. मिनिमम मॉलिकुलर मास के लिए क्या करते हैं? नंबर ऑफ एटम्स को 1 एज्यूम कर लेते हैं. जब नंबर ऑफ एटम्स को 1 एज्यूम कर दिया किसी एलिमेंट के को, तो जो मॉलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड है वो हो गया मिनिमम मॉलिकुलर मास. Now 27, 5 liter of an alkane requires 25 liter of oxygen. अब देखो जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर गैसियस वाला हमारे पास सब्सटेंस है तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो कैन बी टेकन एज इसका रेशियो वॉल्यूम का रेशियो, ठीक है? नाउ एल्केन है तो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? एल्केन का होता है CnH2n+2. यही होता है ना? तो ये हमारे पास गैस है, इसके अलावा इसका रिएक्शन ऑक्सीजन से हो रहा है, वो भी गैस है, तो बनेगा CO2 + H2O, ठीक है? नाउ यहाँ पर N आ गया और H2O जो है वो क्या हो गया? या फिर इसको CnH2n की बजाय वो बाद में देख लेंगे हम. पहले क्या लिख लेते हैं? चलो ऐसे ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं. तो H2O जब बैलेंस करेंगे तो H2O के इधर कितना आ जाएगा? H2O कितना आ जाएगा? H2O आ जाएगा +N+1 H2O, ठीक है? नाउ ऑक्सीजन कितना होगा? तो देखो ऑक्सीजन जब बैलेंस करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना ऑक्सीजन होना चाहिए? 2N + N+1, मतलब 3N+1 ऑक्सीजन होना चाहिए ना? 3N+1 ऑक्सीजन कब होगा? जब हम लिखेंगे 3N+1/2. ओके, से ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया. राइट हैंड साइड देखो ऑक्सीजन कितना, इधर 2N है और इधर N+1 है, मतलब 2N + N+1 ऑक्सीजन है ना? ये हम बोल सकते हैं 3N+1 है. तो राइट हैंड साइड 3N+1 ऑक्सीजन है तो लेफ्ट हैंड साइड भी 3N+1 ऑक्सीजन होना चाहिए. इधर O2 है तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड बाय यहाँ पे 2 कर दिया, ठीक है? नाउ दिस इज बैलेंस रिएक्शन. नेक्स्ट क्या बैलेंसिंग समझ नहीं आया? पहले कार्बन बैलेंस करो. अरे रिएक्शन देखो, रिएक्शन क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन का कोई भी कंपाउंड है उसका जब कंबसन होता है तो CO2 और H2O बनता है, ठीक है? और एल्केन का फॉर्मूला क्या है? एल्केन क्या है? CnH2n+2 होता है ना, या 1 होता है? एल्केन का क्या होता है? CnH2n+2 ही होता है ना, या CnH2n+2 ही होता है. तो पहले कार्बन बैलेंस करो तो कार्बन देखो N है तो इधर N आ गया. फिर हाइड्रोजन बैलेंस करना है, इधर है 2N+2 तो राइट हैंड साइड भी 2N+2 हाइड्रोजन होना चाहिए. तो 2N+2 हाइड्रोजन कब होगा? जब इधर लिखेंगे N+1, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया. अब ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो राइट हैंड साइड कितना ऑक्सीजन है? देखो N इधर है और 2 इधर है ना, तो इस वाले में कितना ऑक्सीजन हो गया? 2N.
और इस वाले में एक ही ऑक्सीजन है देखो, तो इसकी वजह से कितना ऑक्सीजन हो गया N+1। तो टोटल ऑक्सीजन राइट हैंड साइड कितना है 3N+1, तो लेफ्ट हैंड साइड भी 3N+1 होना चाहिए। लेकिन अगर तुमने यहाँ पर 3N+1 लिखा तो ये क्या हो जाएगा, एक्चुअली O2 है ना, तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 6N+2 हो जाएंगे। इसलिए वहां पर क्या लिखना पड़ेगा तुम्हें 3N+1/2 लिखना पड़ेगा बैलेंसिंग के लिए, ठीक है। या फिर जनरल इक्वेशन यूज कर सकते हो CxHy वाला, उसमें x + y/4 होता है ना, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है n, तो n, एंड y की वैल्यू क्या है 2n+2, तो इधर से भी बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा 3N+1/2 आ जाएगा। तो अब देखो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो कैन बी टेकन एज मोल्स का रेशियो, या मोल्स का रेशियो यहाँ पर कैन बी टेकन एज वॉल्यूम का रेशियो, ठीक है। तो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो को हम वॉल्यूम का रेशियो ले सकते हैं, या हम ऐसा बोल सकते हैं पहले जैसे मोल्स के अकॉर्डिंग हम रिएक्शन करा रहे थे वैसे भी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग करा सकते हैं। तो देखो इसका 5 लीटर जो है उसके लिए ऑक्सीजन का 25 लीटर रिक्वायर्ड है। तो देखो 1 लीटर के लिए 3N+1 लीटर रिक्वायर्ड होगा, तो 5 लीटर के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा 5 × 3N+1/2 कितना लीटर रिक्वायर्ड होगा, और ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए, दिस शुड बी 25, ओके। 1 लीटर के लिए 3N+1/2 रिक्वायर्ड है, 5 लीटर के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, 5 लीटर के लिए रिक्वायर्ड होगा 5 × 3N+1/2 जो कि क्या होना चाहिए 25। तो यहाँ से देखो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सो 3N+1/2 शुड बी इक्वल टू 5, या हम बोल सकते हैं 3N+1 शुड बी इक्वल टू 10, तो n की वैल्यू यहाँ से आ गई 3, तो n की वैल्यू 3 आ गई, तो फॉर्मूला क्या हुआ, इट इज C3H8। ओके, सो ये हमारे पास हो गया। दक्ष मैंने थोड़ी देर पहले ही तुम्हें एक लॉ बताया था, गेलुसैक लॉ की बात कर रहे थे, हमने बोला था ना कि जैसे स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो है उसी रेशियो में हम वॉल्यूम भी ले सकते हैं। N2+3H2 वाली रिएक्शन में नहीं बताया था मैंने, जहां पर एक क्वेश्चन था जिसमें HCl एक्वस में आ रहा था, मैंने बोला अगर HCl एक्वस में ना होके गैस में होता तो हम वॉल्यूम के स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो को वॉल्यूम का रेशियो ले सकते थे। तो वही चीज यहाँ पर हुई है, यहाँ पर गैस है, अगर रिएक्शन में गैसियस सब्सटेंस है तो उन गैसियस सब्सटेंस का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो कैन बी टेकन एज वॉल्यूम का रेशियो। जैसे मोल्स के रेशियो को हम कर रहे हैं वैसे ही वॉल्यूम के रेशियो से भी कर सकते हैं। यस, स्टार्टिंग में जो 4-5 गैस लॉ दिए हैं उनमें दिया है ये गेलुसैक लॉ या लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ओके, सो ये हमने डिस्कस कर लिया है। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का 1 2 3 हो तो लॉ बेस्ड है ना, लॉ पढ़े तुमने। फर्स्ट वाला जो है पोटेशियम कंबाइन विद 2 आइसोटोप ऑफ Cl35 Cl37 रेस्पेक्टिवली टू फॉर्म 2 सैंपल्स ऑफ KCl। तो इसमें कोई लॉ एप्लीकेबल नहीं है, ना तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन एप्लीकेबल है, ना मल्टीपल प्रोपोर्शन, ना रेसिप्रोकल, कोई लॉ यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है। H2S contains this much % hydrogen, H2O contains this much % of hydrogen, while SO2, तो ये देखो कौन सा लॉ हो गया, हाइड्रोजन सल्फर से भी कंबाइन हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से भी कंबाइन हो रहा है, ठीक है। तो याद है ना, एक था कि जब हमारे पास दो एलिमेंट जो हैं अलग अलग किसी एक एलिमेंट से कंबाइन होते हैं, बाद में फिर वो आपस में कंबाइन होते हैं, तो कौन सा लॉ था वो, और एक एग्जांपल दिया होगा ना वहां पर CO2 एंड SO2 वाला, CO2 SO2 का एग्जांपल दिया था बुकलेट में, देखो CO2 और SO2 में कार्बन ऑक्सीजन से सल्फर ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है, फिर बाद में कार्बन और सल्फर आपस में कंबाइन होते थे। ठीक है, सो इट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और लास्ट वाला जो है
वो है क्या, कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला। तुम वाटर कहीं से भी लेके आओ, उसमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन फिक्स रहेगा। ठीक है, सो यहीं पे एंड करते हैं हम। नेक्स्ट लेक्चर में पीरियोडिक कंटिन्यू करेंगे।